नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम दस्तक। नीलू, मुझे कल एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाना है। चाहो तो तुम भी साथ चलो। वो तुम अपनी सहेली की शादी में नहीं जा पाई थी ना, सो उससे मिलकर बधाई देती आना। रितेश का प्रस्ताव सुन सारे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अपनी सबसे प्यारी सहेली अर्पिता से मिलने की बेचैनी, उसके जीवन साथी के बारे में जानने की उत्कंठा एकाएक अपने चरम पर पहुंच गई। 3 महीने पहले उसकी शादी का निमंत्रण पत्र आया था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बार बार नाम पढ़कर और फिर फ़ोन से बात कर दिल को भरोसा दिलाया कि हाँ, अर्पिता शादी कर रही है। वो अर्पिता जिसके लिए शादी का दूसरा नाम गुलामी की जंजीर था। एक ऐसा पिंजरा जिसमें फंसी स्त्री किसी निरह पंछी की तरह बेबसी और लाचारी का जीवन काटकर अंत में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अर्पिता को मैं बचपन से जानती थी। कुछ अलग ही किस्म की लड़की थी वो। मेरठ में मेरे घर से सटा हुआ घर था उसका। हम दोनों में खूब पड़ती, साथ साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते, छत पर छिपकर घंटों बतियाते। उसके माता पिता का अलगाव हो चुका था। वे अपने पिता के साथ रहती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली हॉस्टल में चली गई। उसके बाद यदा कदा पत्रों और फ़ोन के जरिए ही सही मगर हमारे दिल के तार जुड़े रहे। मेरा अर्पिता से 3 साल पहले मिलना हुआ था। हमने 2-3 दिन साथ गुजारे थे। तब से उसके व्यक्तित्व और सोच में आए परिवर्तन को देखकर हतप्रभ रह गई थी। अर्पिता अब वो बचपन वाली चुलबुली चहकती गुड़िया नहीं रह गई थी। उसकी जगह एक ऐसी आधुनिका ने ले ली थी जिसके लड़कों से तेवर और रंग ढंग थे। स्त्री सुलभ सल्लज्जा कोमलता से कोसों दूर, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का दावा करने वाली उन्मुख, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, दंभित, वो खुद को सामान्य लड़कों की श्रेणी से परे समझती और उनकी तरह शादी ब्याह कर घर गृहस्थी देखना अत्यंत हीन कार्य समझती थी। ना बाबा, मुझसे किसी मर्द की जीवन भर गुलामी नहीं की जाएगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और उसमें किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने मुझसे कहा भी था। अर्पिता अक्सर कहती, हिंदुस्तानी समाज की सबसे बुरी आदत एक दूसरे के जीवन में ताक झाँक कर हस्तक्षेप करना है। मेरे सामने उसका मकान मालिक गलती से पूछ बैठा था, बेटी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई थी क्या? बस अर्पिता की तैयोरियां चढ़ गई। देखना ना किस कदर रोक टोक की आदत है इन लोगों को। मैं कहीं भी जाऊं आऊं, जीऊं या मरूं, किसी को क्या। इतनी सी बात उसके लिए उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप का उदाहरण था। अर्पिता के ऐसे आत्म केंद्रित दृष्टिकोण के चलते मैं ये जानने को बेताब थी कि वो शादी के चक्कर में कैसे पड़ी। वो कौन महानुभाव है जिसका हस्तक्षेप उसने सदा के लिए स्वीकारा। क्या वो भी मेरी तरह ही घर के कामकाज करती होगी? इसी दिमागी उधेड़ बनूं में उलझे हुए मुझे पता नहीं चला कि मैं कब अपनी पैकिंग कर दिल्ली जाने के लिए तैयार भी हो गई। रास्ते भर में रितेश को अर्पिता के बारे में बताती रही और वे हैरान होते रहे। आखिरकार हम अर्पिता के घर पहुंच गए। एक बार फिर उसने अपने बदले हुए व्यक्तित्व से मुझे अचंभित कर दिया। पिछली बार तीखे तेवर दिखाने वाली अर्पिता आज किसी आम भारत गृहिणी की तरह ही नजर आ रही थी। सलीके से बंधी सूती साड़ी, जूरे में सवरे बाल, माथे पर कुमकुम, मांग में सिंदूर। उसने हमारी खूब आवाभगत की। रितेश चाय की चुस्की लेते हुए बार बार मुझे कनखियों से घूर रहे थे, जैसे नज़रों में कह रहे हो, झूठी कहीं की, तूने क्या बताया था और ये क्या निकली। मेरे पास नज़रें बचाने के सिवाय कोई दूसरा चारा न था। अर्पिता के पति 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। यद्यपि मेरा रितेश के साथ गेस्ट हाउस में रुकने का प्रोग्राम था, मगर अर्पिता ने मुझे अपने साथ रुकने को राजी कर लिया। थोड़ी देर बाद रितेश ने विदा ली और उनके जाते ही मैंने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। ये क्या, क्यों, कैसे? अर्पिता खिलखिलाकर हंसने लगी। आज उसकी वही पुरानी बाल सुलभ खिलखिलाहट कानों में अमृत सा घोल गई। तू अभी अभी तो आई है, सब क्या अभी जान लेगी? कुछ देर आराम से बैठ, मैं अपने 1-2 काम निपटा लूँ, फिर तसल्ली से बातें करेंगे, कहकर अर्पिता रसोई में चली गई। कुछ देर वहीं बैठ मैं भी उसके पीछे चल दी। क्या बना रही है? भरवा बैगन और कचौरी।
वाह क्या बात है, मगर अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी तो पेट भर नाश्ता किया है। अभी तुझे देख कौन रहा है? ये तो मैं अपनी पड़ोसन संध्या के लिए बना रही हूँ। वो माँ बनने वाली है। तीसरा महीना चल रहा है। आजकल उसका चटपटा खाने को बड़ा मन करता है, मगर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से रसोई में जा भी नहीं सकती। कल बातों बातों में यूं ही कह रही थी कि भरवा बैगन और कचौरी खाने का बड़ा मन हो रहा है। सोचा आज उसे सरप्राइज देकर खिलाऊं। मुझे एक और झटका लगा। पड़ोसियों के हालचाल पूछने तक को बुरा समझने वाली लड़की आज अपनी पड़ोसन को सरप्राइज देकर कुछ खिलाना चाहती है। यकीन नहीं हुआ। मैंने उसके माथे पर हाथ रख तबीयत देखने का अभिनय किया। चल हट, मैं अब बदल गई हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। वो सब बाद में बताऊंगी, पहले जरा संध्या को खाना दे आऊं। अर्पिता खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। लगता है तेरी पड़ोसन को भरवा बैगन और कचौरी पसंद आ गए। हाँ, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही भर गया। सच, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर उन्हें खुशी देने में कितना सुख है, ये मैंने बहुत देर में सीखा। कहते हुए अर्पिता की आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। वो शून्य में ताकने लगी, जैसे अतीत की किसी चौखट को छूने लगी हो। कुछ पल वहीं ठहरकर वापस वर्तमान में आई और बोली, तू कुछ अपनी सुना। घर में सब कैसे हैं? देख, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। मतलब? अर्पिता ने मुस्कुराकर पूछा। मतलब ये कि मुझे तेरी पर्सनल डायरी का एक एक पन्ना पढ़ना है। जब हम इससे पहले मिले थे तो तू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके बाद तेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुझे इतना बदल दिया? बताती हूँ। पिछले साल की बात है। मैंने अपनी नौकरी बदल दी, इसलिए फ्लैट भी नए ऑफिस के आसपास ही देख रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह घर मिला। वहाँ अधिकतर मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय लोग रहते थे। हर एक को हर दूसरे की एक एक बात का पता रहता। कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कौन बीमार है। तू तो जानती ही है मुझे इन सब बातों से कितनी चिढ़ थी। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आसपास रहने वालों से कट कर रहा करती। मेरे फ्लोर पर 7 वाले फ्लैट में एक रिटायर्ड वृद्ध दंपति अकेले रहा करते थे। आंटी अक्सर ऑफिस आते जाते हुए टकरा जाती। वो मुझसे बात करने की और मैं उनसे बचने की हर संभव कोशिश करती। एक बार मुझे तेज बुखार हुआ था। मेरे फ्लैट के बाहर पड़े दूध के पैकेटों और अखबारों से शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं बाहर आकर दूध ही ले सकूं। तब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा एक माँ की तरह ध्यान रखा। मैं ठीक हो गई, मगर फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता वो मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती और पास बैठ बतियाने लगती। उनका व्यवहार आत्मीयता से भरा था। उनका मुझे बेटी कहकर पुकारना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मगर फिर वही सवाल, वही नसीहतें, कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं करती, लड़कियों का यूँ अकेले रहना ठीक नहीं। बस मुझे उनसे झल्लाहट होने लगी। मैं उन्हें अनदेखा करने लगी। घर आती तो स्पाई हॉल से देखकर 4 में से 3 बार दरवाज़ा ही ना खोलती। एक दिन रविवार था। मैं सुबह आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि आंटी ही होगी और सुबह सुबह कौन उनके साथ अपना वक्त बर्बाद करे। सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर दस्तक दे वे चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। शाम को मैं कहीं बाहर जा रही थी, तभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे देखकर पूछा, मैडम, वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब के क्या हाल हैं? क्यों, क्या हुआ उन्हें? मैंने घबराकर पूछा। अरे आपको नहीं पता? सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए थे। मछली की तरह तड़प रहे थे। लगता था जैसे अंतिम सांसें ले रहे हों। पता नहीं बचे भी हैं या नहीं। मुझे लगा आप तो पड़ोस में रहती हैं, शायद आपको पता हो। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, शायद आंटी उस वक्त मेरी मदद लेने और मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अपने स्वार्थी कृत्य पर मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल का पता चला। मैं वहाँ भागी भागी पहुँची तो देखा अंकल का देहांत हो चुका था। आंटी एकदम अकेली असहाय सी अंकल के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। मुझे आंटी ने जिस नज़र से देखा
वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी समझ नहीं आ रही थी। मैंने ही वहाँ सब निपटाया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। किसी नाते रिश्तेदार को भी बुलाने से मना कर दिया। कहने लगी, जब जीते जी किसी ने नहीं पूछा तो उनकी मौत पर क्यों किसी का एहसान लूँ। अंकल का दाह संस्कार विद्युत शवदाह में कर दिया गया। अपने दिल पर गुनाह का बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्यवश से हमारा फ़ोन भी खराब हो गया था। मैं तेरे दरवाजे पर सहायता मांगने आई थी। सोचा था अगर तू अपनी कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे या फ़ोन करके एम्बुलेंस ही बुलवा दे, मगर मेरा दुर्भाग्य तू भी घर पर नहीं थी। बाहर से फ़ोन करने में मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में हुई कुछ मिनटों की देरी ने उनके प्राण ले लिए। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले आए होते तो भी बच सकते थे। खैर, नियति को कौन टाल सकता है भला। मैं उनसे क्या कहती, कैसे बताती कि उस दर्दनाक घड़ी में मैं घर पर ही थी, मगर अपने क्षणिक स्वार्थ में आकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और उनके सुहाग को मौत के मुंह में धकेल दिया। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आप बीती सुन मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। क्या बताऊं नीलू, आज तक अपने कंधे पर उस गुनाह का बोझ ढो रही हूँ। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रही मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझती रही और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। ऐसा मत बोल अर्पिता, तुझे क्या पता था कि वो किस मुसीबत में है। इसी बात का तो दुख है नीलू, मुसीबत पहले से बताकर तो नहीं आती, और जब वे मुझे अपना समझ सहायता लेने आई तो मैंने उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उस दिन के बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। मेरे दरवाजे पर उनकी वो अंतिम दस्तक आज भी मेरे कानों पर गूंजती है। उस दस्तक ने मेरा जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल दिया। जिन सामाजिक मूल्यों को मैं खिल्ली उड़ाती थी उनका गहन अर्थ समझ में आ गया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि एक दूसरे के सुख दुख बांटने से, एक दूसरे के काम आने से कितना रस घुल जाता है जीवन में। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राज से हुई। मेरे ऑफिस में उनकी नई पोस्टिंग थी। वे शक्ल सूरत रंग ढंग में साधारण थे, मगर उनके ऊंचे विचार और सहायता जैसे गुणों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। हम करीब आए और फिर हमने शादी कर ली। आज मैं अपनी गृहस्थी और अपने समाज में बेहद खुशी हूँ, मगर आंटी की उस अंतिम दस्तक की फांस दिल में कुछ ऐसी चुभी है कि निकाले नहीं निकलती। मैंने अर्पिता के हाथों को थाम लिया। ये 3-4 दिन कैसे निकले पता नहीं चला। हमने जी भर बातें की, अपने खट्टे मीठे अनुभव बांटे, मगर अर्पिता के दिल में चुभी वो फांस मैं कभी भी निकाल नहीं पाई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।